चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग। फोर्थ लेक्चर है आज हमारा, है ना। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं हम। चलिए पहले कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर आपको अपने सपनों से डर नहीं लग रहा तो वो बहुत छोटे देख रखे हैं आपने। बड़े सपने देखो मेरी तरफ। मैम आप बहुत ज्यादा बड़े देखते हो। चलिए सो एक बार बच्चों क्विकली हम ये देख लेते हैं कि हमने कौन से टर्म्स कवर कर लिए। रिवाइज नहीं करेंगे, बस नाम देखेंगे कि ये टर्म हो गया ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ट्रांजैक्शन, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लायबिलिटीज, ये सब हमने कवर कर लिया। एसेट्स क्या होते हैं, राइट। रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड क्या है, आउटस्टैंडिंग, इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, जीपी, एनपी, गेन लॉस, परचेज रिटर्न। याद आ रहा है ना बच्चों, सारा पढ़ा हुआ। सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, गुड्स, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। यहां तक हमने खत्म कर लिया, ठीक है। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। 26th, कॉस्ट क्या होती है बच्चों। कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज पे जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो जो एक्सपेंडिचर किया वो उसकी कॉस्ट है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये AC पे हमने 30,000 का एक्सपेंडिचर किया तो 30,000 उसकी कॉस्ट है। अगर मैं कहूं इस पैनल पे 1,60,000 लगे तो वो उसकी कॉस्ट है, राइट। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी चीज के लिए आप जितना खर्चा करते हो वो उसकी क्या बन जाती है, कॉस्ट। सिंपल है। सो दोबारा पढ़े, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। वाउचर, ये ना आपका चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है वाउचर। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुने। बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। एज इन आई एक्सप्लेन। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो पहला स्टेज होता है वो रिकॉर्डिंग होता है ना। हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और जब बुक्स में लिखते हैं तो वो रिकॉर्डिंग स्टेज है। तो बच्चों ये रिकॉर्डिंग जो बुक्स में होती है किस बेसिस पे होती है। ऐसा थोड़ी कि मान लो मैं जाके अपने अकाउंटेंट को बोलूं कि 10,000 का सामान खरीद के लाई हूं, लिख दो। वो बोलेगा मैडम प्रूफ कहाँ है, प्रूफ दो। हर ट्रांजैक्शन का एक क्या होता है, प्रूफ होता है। बिना प्रूफ के बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। सो प्रूफ होता है, एविडेंस होता है हर ट्रांजैक्शन के पीछे। जैसे मान लो आप कोई सामान खरीद के लाए हो तो बिल होगा उसका, सही बोला बच्चों, बिल होगा। सो ये बिल कहलाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहलाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज द बेसिक प्रूफ जिसके बेसिस पे बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के एक वाउचर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों, मार्केट में ना वाउचर बुक अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में जाके बोलेंगे ना मुझे वाउचर बुक चाहिए, आपको मार्केट में मिल जाएगी। सो इस बिल के बेसिस पे ये वाउचर बनाया जाएगा। ये वाउचर बेसिकली क्या होगा, इस बिल का एनालिसिस होगा कि किससे सामान खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, तो इस वाउचर में लिख दिया जाएगा। इस वाउचर को देख के फिर एंट्री की जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है। इट इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। पूरा पढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स आर नोन एज वाउचर्स। ये वो डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड करने से पहले बनाया जाता है और ये बनता किसके बेसिस पे है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। किसके बेस पे, जो ओरिजिनल प्रूफ होगा किसी भी ट्रांजैक्शन का, उसके बेसिस पे ये वाउचर बनेगा और वाउचर के बेसिस पे बुक्स में क्या होगी, एंट्री। अब ये वाउचर बनाना हम सीखेंगे जब हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब। अभी के लिए इतना ही। बात समझ में आ रही है आपको, गुड। अगला पॉइंट है डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको शांति से आराम से डिस्कस करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। डिस्काउंट वर्ड से आप क्या समझते हैं। हम डिस्काउंट तो अपनी रूटीन लाइफ में सुनते हैं ना, उधर सेल लगी हुई है, 50% का डिस्काउंट है, उधर सेल लगी है, 40% का डिस्काउंट है। तो बच्चों ये डिस्काउंट वर्ड होता क्या है, मुझे ये बताओ। अगर इसे मैं कहूं कि डिफाइन करो डिस्काउंट क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे बताओ।
तो कहने का मतलब जब भी ओरिजिनल प्राइस कम कर दी जाए वो डिस्काउंट है, रिडक्शन इन प्राइस, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो आपने पढ़ना है वो दो तरीके के डिस्काउंट पढ़ने हैं, एक पढ़ना है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा पढ़ना है कैश डिस्काउंट। ध्यान से सुनेंगे क्या है। पहले डिस्काउंट वर्ड का मतलब समझो। व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड रिबेट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस और फ्रॉम द अमाउंट पेड, इट इज नोन एज डिस्काउंट। यानी जब भी प्राइस को कम कर दिया जाता है तो वो क्या है, डिस्काउंट। आइदर फ्रॉम द प्रोडक्ट और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड। अब इसका क्या मतलब है ये समझने के लिए आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझना होगा। डिस्काउंट जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टीडी एंड सीडी। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। अब इसको ध्यान से समझे, मैं आपके रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ बच्चे। आप कभी मम्मा के साथ सब्जी लेने गया है कोई? बच्चे सब्जी लेने गए हो कभी? ठीक है। अब जैसे मान लो आप जाके अगर सब्जी वाले को पूछोगे कि भैया 250 ग्राम टमाटर कितने रुपए में दोगे, तो वो आपको एक पर्टिकुलर रेट बताएगा। मान लो उसने 250 ग्राम टमाटर के आपको 10 रुपए बताए। अब उससे पूछना कि 1 किलो का क्या रेट लगाओगे, है ना? तो वो जरूरी नहीं है कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 बोले। वो बोल देगा जी 1 किलो लोगे ना तो मैं 35 रुपए लगा दूंगा। होता है ना ऐसा। फिर आप उसको बोलो अगर मैं 5 किलो लूंगा तो क्या रेट लगाओगे, तो वो शायद 30 रुपीज पर केजी करके 150 में लगा दे 5 किलो। ऐसा होता है ना, रोजमर्रा में हमने देखा हुआ है। बच्चे देखो, अगर मैं कहूं कि 250 ग्राम टमाटर 10 रुपए के हैं तो 1 किलो 40 रुपए के हुए, 5 किलो 200 रुपए के हुए। लेकिन उसने 5 किलो का रेट कितना बताया, 150। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली गिवन फॉर द बल्क क्वांटिटी परचेज्ड। समझ में आ रहा है? और ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों रिकॉर्ड नहीं होता? 200 रुपए उसका एक्चुअल रेट था, लेकिन उसने बेचा कितने में, 150 में, तो उसकी सेल कितनी हो गई, 150। मैंने खरीदा कितने में, 150, तो मेरी परचेज प्राइस कितनी हो गई, 150। तो जब उसने बेचा 150 और मैंने खरीदा 150 में, तो फिर 50 रुपीज को लिखने की क्या जरूरत है? और देखो ये लॉजिकल है, ये उसने अगर मेरे को 150 रुपए में बेचा है तो लॉस में तो नहीं बेचा होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस से तो उसने ऊपर ही बेचा होगा, है ना? लेकिन क्योंकि मैंने बल्क क्वांटिटी बाय की, उसने थोड़ा प्राइस कम कर दिया, तो उसके लिए सेल वैल्यू ये हो गई, मेरे लिए परचेज वैल्यू ये हो गई। कहने का मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। पढ़ो, ट्रेड डिस्काउंट इज द रीबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आइदर क्वांटिटी और वैल्यू। जब हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो रेट कम कर देता है सामने वाला बंदा, है ना? सो उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यानी ऐसा कह लो कि सेल ट्रांजैक्शन होने से पहले ही उसने वैल्यू कम कर दी, राइट? मैंने उसको खरीदने से पहले पूछा कि भाई 5 किलो लेंगे तो क्या प्राइस लगाओगे, यानी सेल का ट्रांजैक्शन से पहले ही उसने क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। Sales are recorded at the net value, that is sales minus trade discount. Similarly, purchases are also recorded at net value, purchase minus trade discount. यानी जिसने बेचा है वो सेल उतने रुपए की लिखेगा, जिसने खरीदा है वो परचेज उतने रुपए की लिखेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं लिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है? ओके, अब आते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है टाइमली पेमेंट्स पे जो दिया जाता है, अर्ली पेमेंट्स। जैसे आप कभी ना कुछ खरीदने गए, अगर आप सेलर को बोलोगे कि भाई मेरे को उधार पे सामान चाहिए, तो वो अलग रेट बताएगा। अगर आप बोलोगे मैं इमीडिएट कैश दे दूं, तो वो बोलेगा चलो कम दे देना। होता है ना ऐसा कि चलो कम दे देना। सो कहने का क्या मतलब है, कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है जब आप इमीडिएट या तो टाइमली पेमेंट्स करते हैं, राइट? Cash discount is the rebate allowed for timely payments. It is an expense for the party allowing the discount and income for the party who is receiving the discount. It is recorded in books of both the parties. बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, इन्होंने बी को सामान बेचा क्रेडिट पे, ठीक है? क्रेडिट पे सामान बेचा
और ये कहा कि अगर आप 20 डेज में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बोला? अगर आप 20 डेज के अंदर मेरा पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा? 5% का डिस्काउंट। अब बच्चे देखो, सेल तो बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई होगी, जिस दिन इसने सामान बेचा रिकॉर्ड हो गया, यानी इसने बुक्स में सेल ऑलरेडी लिख दिया, मान लो 80,000 का, से यस। लेकिन अगर मिस्टर बी पेमेंट करने आ गए विद इन 20 डेज तो आपको इस सेल वैल्यू पे 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी आपको 5% 400 माइनस करके कितना रुपए मिलेंगे? 4000 हो जाएगा, सॉरी 76 मिलेगा, से यस। तो डोंट यू थिंक आपने एक तरफ 80,000 की इनकम रिकॉर्ड कर रखी है लेकिन इसके बदले पैसे सिर्फ 76 मिल रहे हैं, तो ये जो 4000 का गैप है बुक्स में लिखना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। दोबारा सुनते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली बल्क क्वांटिटी या हायर वैल्यू पे दिया जाता है जब आप ज्यादा सामान खरीदते हैं। कैश डिस्काउंट टाइमली या तो अर्ली पेमेंट्स पे किया जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका? पक्का? वेरी गुड। अब आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं? तो भाई जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हमारी। जर्नल हो गया, लेजर हो गया, राइट। देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर दोज इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर सब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है जी। एंट्री क्या होती है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि मैंने एंट्री कर दी, है ना। सो अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज नोन एज एंट्री। एक्शन वर्ब है ये, एंट्री करना। ठीक है, कोई शक, कोई शंका है बच्चों? ये तो सिंपल से थे, इनको क्या समझाना। डेबिट पे आते हैं। डेबिट क्या होता है? तो बच्चों ये अकाउंट मैंने आपको समझाया था, डेफिनेशन नंबर 2 था अकाउंट, जिसमें बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है? क्रेडिट। समझाया था ना? पढ़ो। एन अकाउंट हैज 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट साइड इज डेबिट while the right side is credit. If an account is to be debited, entry is to be posted on the debit side. यानी अगर मैं कहूं कि सैलरी का अकाउंट डेबिट करो तो कहां लिखोगे? इधर लेफ्ट साइड में। In such an event it is said that the account is debited. This word has been derived from the Italian word debito. ये जो डेबिट वर्ड है कहां से डिराइव किया गया है? डेबिटो नाम के इटालियन वर्ड से। राइट, यहां तक कोई दिक्कत है? बच्चों एक बात बताओ, अगर डेबिट ये है तो क्रेडिट को क्या लिखा होगा? राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट क्रेडिट होता है, वही लिखा होगा। क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड। इफ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड देन एंट्री इज टू बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। इन सच एन इवेंट इट इज सेड दैट द अकाउंट इज क्रेडिटेड. It has been derived from the Italian word credito. समझ में आ रहा है? कहीं पे आप मुझे अभी एग्जैक्टली लैंग्वेज याद नहीं है, जैसे ये इटालियन में डेबिटो एंड क्रेडिटो है, एक और लैंग्वेज है जिसके वर्ड है डेबेर एंड क्रेडेर, सो वहां से भी ये डिराइव हुआ है। लैंग्वेज राइट नाउ एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट डेबेर एंड क्रेडेर। ठीक है, अच्छा अब ना मेरे को बड़ा एक सिली सा क्वेश्चन याद आ रहा है जो एक बच्चे ने पूछा था। मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा कोई जूनियर था, तो उसके दिमाग में ये डाउट आया कि मैम ये डेबिट को DR और क्रेडिट को CR क्यों लिखते हैं? आई नो दिस इज सिली बट सोचते हैं। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DR। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CR। अब उस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये था कि भाई डेबिट वर्ड में तो R है ही नहीं, क्रेडिट के लिए तो चलो हम सोचे कि भाई CR को आपने पहले 2 लेटर्स लिख दिया और बोल दिया कि शॉर्ट फॉर्म है, बट वाई DR फॉर डेबिट? कुछ दिमाग चल रहा है किसी का? हाँ बच्चे सोचो सोचो, कोई कुछ बताना चाहेगा? चलिए इसका गूगल कीजिएगा, आपको इसके बहुत से आंसर मिलेंगे। एक आंसर ये हो सकता है कि भाई डेबेर और क्रेडेर वर्ड से ये डिराइव हुए हैं,
तो इसलिए इसको डेबिट और क्रेडिट बोल दिया। दूसरा रीजन आपको गूगल पे मिलेगा कि DR स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म का ये कारण है। चले आगे चले, डेबिट और क्रेडिट समझ आ गया। प्रोपराइटर कौन होता है? जो बिजनेस शुरू करता है, जो कैपिटल लगाता है, जो सारा रिस्क लेता है, वो प्रोपराइटर होता है। अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एंड बेयर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर। ठीक है जी, सिंपल है। यहाँ पहले मैं अपनी फोटो लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा छोड़ रहने दे। ओके, अब आते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। बच्चों डेप्रिसिएशन सीधा सा है, फॉल इन वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। शॉर्ट में बताऊं, फॉल इन वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। Depreciation is the fall in value of asset because with the use, passage of time or obsolescence or accident। देखो यहाँ पे 4 रीजन दिए हुए हैं कि हमारी एसेट की वैल्यू क्यों कम होती है। Depreciation is fall in value of asset because of, कौन से 4 रीजन है? यूसेज पहला रीजन, पैसेज ऑफ टाइम दूसरा रीजन, ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। 4 डिफरेंट रीजंस दे रखे हैं आपको जिनसे आपकी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। यूज यानी आपने उसका इस्तेमाल किया, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे उसकी कीमत घटती जाएगी। पैसेज ऑफ टाइम, इसके लिए एक वर्ड और आपकी बुक्स में हो सकता है, एफ्लक्शन ऑफ टाइम। ये वर्ड भी हो सकता है, तो कहीं आपको लगे कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब है पैसेज ऑफ टाइम, राइट। कहने का मतलब समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे तभी होगा। मान लेते हैं आज हम एक आईफोन खरीद लें और उसे यूज ना करें, रख दें, बिल्कुल डब्बे समेत रख दें उसको, तो क्या लगता है बच्चों 1 साल बाद वो एज इट इज उसी रेट में बिक जाएगा? नहीं। क्यों? पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो जाना, आउटडेटेड। जैसे आज की डेट की बात करें तो ये जो टाइपराइटर होता था बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया, कहीं देखने भी नहीं मिलता है हमें, है ना? सही बोला ना बच्चों? एक्सीडेंट हो सकता है, आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, 0 हो गई वैल्यू, राइट। सो एक्सीडेंट के कारण भी आपका वैल्यू एसेट का कम हो सकता है। बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब हम एक्सपेंस वर्ड को समझ रहे थे, है ना? मैं दोबारा एक बार यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कोई फॉर्मूला मुझे बताना चाहेगा जिसको याद हो? एनीवन? COGS पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाया था। क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस, याद करो बच्चों, परचेज जब पढ़ाया था, प्लस, वेरी गुड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो सामान हमने बेचा है उसका हमें कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ा इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो COGS, इसको शॉर्ट में आप COGS कह सकते हैं। COGS इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर सोल्ड। बैड डेट्स, बच्चे बैड डेट्स वर्ड का कोई आइडिया है? कभी सुना, कभी देखा? कोई आइडिया? थोड़ा बहुत? नहीं, ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेटर्स अगर मैं कह दूं तो फिर समझ में आएगा। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हमने उधार पे सामान बेचा होता है, तो अगर वो इररिकवरेबल हो गए, उन्होंने मना कर दिया कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? सो वो जो पैसे आपके डूब गए, हिंदी में बताना चाहूं तो क्या कहूंगी, जो पैसे आपके डूब गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। पढ़ो, बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल। इट इज अ बिजनेस लॉस एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इट इज अ बिजनेस लॉस एंड डेबिटेड टू। तो बैड डेट बड़ा आसान है, इसको अगर डिफाइन करना हो, अपनी भाषा में भी डिफाइन करना हो, तो हम कहेंगे द अमाउंट विच हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम आवर डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। कि अब हमें नहीं मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, कुछ नोट करना है आपको? कोई लिख रहा है? ठीक है। अगला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कभी सुना है? कभी? बैंकरप्ट बोलूं तो बैंकरप्ट सुना है? क्या होता है बैंकरप्ट?
वेरी गुड, ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने सही बताया। सो इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसके पास उतने एसेट्स नहीं होते जितनी लायबिलिटी होती है ना, यानी हु इज नॉट केपेबल ऑफ पेइंग हिज और हर लायबिलिटी। सो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज which is not in the position to pay its liabilities। जैसे हिंदी फिल्मों में कभी सुना हो ना, दिवालिया, दिवालिया हो गया, ऐसे सुना है क्या बच्चों हिंदी फिल्मों में? So yes, that is insolvent। So when you don't have enough assets to pay up your liabilities, that situation is called insolvency। सिंपल है। तो solvent क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है। जब आपके पास, हाँ बिल्कुल सही, जब आपके पास उतने इनफ एसेट्स हैं कि आप अच्छे से अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं बच्चों, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। ये इंसॉल्वेंसी था और ये सॉल्वेंसी है। जब आपके पास इनफ पैसे हैं पे करने को तो सॉल्वेंट है, जब नहीं है तो क्या है? इंसॉल्वेंट। सिंपल है। बुक वैल्यू क्या होता है? इट इज द अमाउंट एट विच द आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे कोई भी आइटम अपीयर करती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एसी खरीदा 30,000 रुपए का, उस पे पहले साल डेप्रिसिएशन लग गया 5,000, इसकी 5,000 की वैल्यू घट गई, अब कितना बचा? 25। दूसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन लग गया 5,000, अब कितना बचा? 20। तो बच्चों इस एसी की बुक वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 20। सो जिस वैल्यू पे कोई भी आइटम आपकी बुक्स में अपीयर करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बुक वैल्यू। एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे चलते हैं। अगला चलो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बताया था ट्रेडिंग बनता है, पीएनएल बनता है, बैलेंस शीट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करो, देखो क्या है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ये मैंने चैप्टर 1 में ही पढ़ा दिया था। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एज ऑन द गिवन डेट। बैलेंस शीट क्या होती है? आपके एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है, सीधी सी भाषा में, जिसमें एक तरफ एसेट लिखे होते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी होती है, और इसका टोटल हमेशा सेम होता है। क्यों सेम होता है? इस इक्वेशन के कारण। एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, राइट बैलेंस शीट इक्वेशन, A इज इक्वल टू C प्लस L। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज एट द गिवन डेट। इट एग्जिबिट एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स, अदर अकाउंट बैलेंसेस अंडर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। एसेट्स है, लायबिलिटीज है, और इनका टोटल क्या होगा? हमेशा सेम होगा। समझ में आ रहा है? एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी दो तरीके की होती है, कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी। तो A इज इक्वल टू C प्लस L। सिंपल है। कुछ दोबारा बताना बच्चे? क्लियर हो रहा है? गुड। एंटिटी क्या होती है जिसकी आप अकाउंटिंग करोगे? इकोनॉमिक यूनिट, है ना। सो एन एंटिटी मीन्स अ इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस लाइक ITC, हीरा ज्वेलरी। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि बिजनेस और उसके ओनर अलग अलग होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। यानी आप जो अकाउंटिंग करोगे, किसकी करोगे? उस एंटिटी की करोगे, ना कि उसके ओनर की, राइट। बिजनेस एंटिटी पढ़ाया था बच्चों। अगला है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगला है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज दोबारा बताती हूँ। ये जो रेवेन्यू वर्ड है ना, अकाउंट्स में दो तरीके से यूज होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, एक शब्द के दो मतलब है, वैसे ही अकाउंट्स में रेवेन्यू वर्ड को दो तरीके से यूज किया गया है। एक रेवेन्यू होता है जो आपने नेट में इनफ्लो किया कि भैया इस साल का रेवेन्यू कैसा रहा, इस साल आपने कैसा अर्न किया, तो वो रेवेन्यू है। दूसरा रेवेन्यू क्या होता है? नेचर डिफाइन करता है कि ये रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है और ये कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है।
राइट। तो एक रेवेन्यू रेफर्स टू द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और एनी अदर कंसिडरेशन generated by the business. It means income of regular nature from any source. It consists of the amount received on sale. It also include receipts like rent, commission. कहने का ये मतलब है कि किसी भी सोर्स से आपने जो भी कुछ अर्न किया, ठीक है, तो आप उसे रेवेन्यू वर्ड दे सकते हैं कि भाई इस साल का रेवेन्यू कैसा रहा। और रेवेन्यू जो वर्ड है वो नेचर भी डिफाइन करता है। जो रोजमर्रा के अपने ट्रांजैक्शन से हम अर्न करते हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स है, और जो कभी कभी होने वाली होती हैं वो क्या होती हैं, कैपिटल। सो दैट्स हाउ इट हैज डबल मीनिंग। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स। देखो यहाँ पे यहां तक बता दिया कि रेवेन्यू वो होता है जो हम अर्न करते हैं, फिर लास्ट में क्या बताया, रेवेन्यू इज रिलेटेड टू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड शुड बी रेगुलर इन नेचर। बता दिया ना दोनों चीजें, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली आप जो बिल्कुल आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से कमा रहे हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। इसे नेट सेल्स भी कह सकते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप क्या कह सकते हैं, नेट सेल्स। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं बच्चों, एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं वो हम अपने कबीर गारमेंट्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो कबीर गारमेंट्स जो कपड़ा बेच के अर्न कर रहा है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके ओनर के जो है और भी सोर्सेज ऑफ इनकम हो, कहीं से रेंट आ रहा हो, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो। सो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर टोटल रेवेन्यू बट दैट इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कोर बिजनेस एक्टिविटी से जो आप अर्न करेंगे दैट इज व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। सम मोर टर्म्स। लाइव स्टॉक। बच्चे यहाँ पे आपके डेफिनेशंस खत्म होते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिए हुए। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक बेसिकली डील्स विद एनिमल्स एंड बर्ड्स। जैसे कुछ लोग एनिमल्स और बर्ड्स पे ही उनका पूरा बिजनेस डिपेंडेंट होता है ना। So domestic animals such as cattle, horses are known as livestock. जो बेसिकली ये पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो गए जिनका दूध का बिजनेस होता है, ठीक है। सो उस टाइप की अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके पास एनिमल्स हैं आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, सो दे आर टर्म्ड एज व्हाट, लाइवस्टॉक। टर्नओवर क्या होता है? सेल्स। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर, राइट। इसे याद रखें, कई बार सेल्स की जगह टर्नओवर वर्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है। पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? इनटैंजिबल एसेट समझाते वक्त मैंने बताया था पेटेंट्स क्या होते हैं, राइट। सो अ पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर। जब अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट की है तो उसके लिए आपको मिलते हैं विच परमिट द इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर्स फॉर मेकिंग और सेलिंग दैट इन्वेंशन। आपके पास सिंगल सोल राइट होता है टू शो और सेल दैट प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क क्या होता है? लोगो। आपके बिजनेस का एक ऐसा लोगो जो आपकी पहचान बन जाता है। हमने डिस्कस भी किया था, इसको देख के क्या याद आता है? नाइकी। अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो अगर वो टाइगर वाला ऐसा साइन हो, टाइगर जंप कर रहा है, प्यूमा, तुरंत बोलते हैं ना। सो अ ट्रेडमार्क इज अ साइन केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एंटरप्राइज। कॉफी देखो, बाहर आप कोई स्ट्रीट वेंडर से कॉफी पियो, 20 रुपए में मिल जाएगी। उसी कॉफी पे स्टारबक्स का टैग लगा दो, 200 रुपए की बन जाएगी, है ना। क्यों? ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क उस बिजनेस की पहचान बन जाता है। गुडविल। गुडविल क्या होता है? एक ऐसा एसेट जो आपके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है। गुडविल इज समथिंग दैट इज योर रेप्यूटेशन इन द मार्केट which helps you to earn better profits as compared to others. So it is an intangible asset which puts enterprise in an advantageous position as compared to the others and help to earn extra profits. अब आते हैं कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट बेसिकली रिटन कंटेंट पे होता है, पब्लिश्ड कंटेंट। मैं आपको एक एग्जांपल इस बच्चे की ग्रेवाल दिखाते हैं। देखो कॉपीराइट क्या होता है, मैंने आपको बताया रिटन कंटेंट पे होता है। मैं इसका कॉपीराइट आपको पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है
all rights reserved. No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping और information retrieval system. इसमें पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? Every effort has been made to avoid the errors in spite of, वो तो ठीक है, चलो errors हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? Anyone who brings information regarding piracy, fake edition will be suitably avoided. और यहाँ पे बोला है कि कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, अपने नाम से नहीं बेच सकता। तो ये क्या था बच्चे? ये अपनी बुक पकड़ो, ये क्या था? ये कॉपीराइट था कि भाई ये चीज मैंने लिखी है और आप इसे कॉपी करके अपने नाम से नहीं बेच सकते। अगर ऐसा किया तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। Copyright is a legal means of protecting an author's work. It is intellectual property that provides exclusive rights to the author for publication, distribution and usages. ठीक है, अभी मेरी जो मैंने 12th की बुक पब्लिश की थी उसमें भी एक आगे फर्स्ट पेज पे कॉपीराइट है कि भाई ये ऑथर का राइट है कि वो इसे पब्लिश कर सके या अपने नाम से दे सके। ठीक है जी बच्चों, एक ना ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसे आप एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो यू मे कॉन्टैक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, आप इसे करके होमवर्क में आएंगे। आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपने इसको आंसर करना है। मिस्टर गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स विथ 8 लाख एज द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो गई। Out of this he paid 4 lakh for purchase of garments, 50,000 for furniture, 50,000 for computers। यानी ये जो 4 लाख का सामान खरीदा ये तो खर्चा हो गया, एक्सपेंस, रूटीन परचेज है। बाकी जो फर्नीचर खरीदा और कंप्यूटर खरीदा ये क्या हो गए? एसेट्स हो गए। वेरी गुड। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। 8 लाख में से क्या किया? 4 लाख का सामान खरीद लिया, 50,000 का एक एसेट और 50 का दूसरा, जो बचा वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। He sold some of the ladies and kids garments for ₹3 lakh for cash and 150 on credit। यानी उसने 3 लाख का सामान कैश में बेचा, 1.5 लाख का सामान उधार पे बेचा। Subsequently he bought some garments 2 लाख, यानी फिर और परचेज किया 2 लाख का। पहले कितना परचेज किया था? 4। अब इसने और खरीदा 2 लाख का। From Mr. Satish. Subsequently, he bought some more garments from Mr. Satish. क्या ऐसा लिखा है? पेमेंट कर दी तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। हाँ, ये कह रहा है कि ये भी तो नहीं लिखा कि क्रेडिट पे खरीदा है। तो बच्चे हम ये ना जब जर्नल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि देखो या तो बोला होता कि सतीश से खरीदा है फॉर कैश, ठीक है, या फिर सिर्फ इतना बोला होता कि हमने 2 लाख का सामान और खरीदा है, किसी का नाम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि सतीश से खरीदा है, किसी का नाम है, क्रेडिट पे लिया हुआ है। देखो हम किसी का नाम तभी जानते करते हैं जब उसने उधार पे हमसे खरीदा हो या हमने बेचा हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाम दिया है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ अ फायर ब्रोक आउट इन हिज ऑफिस एंड स्टॉक वर्थ ₹1 lakh was destroyed। 1 लाख का सामान जल गया। Later on some garments which costed 120 were sold for 130। फिर बाद में उसने 1.20 का कोई सामान खरीदा हुआ था जो 1.30 में बेचा। Expenses during the year were 15,000, यानी अदर एक्सपेंस परचेज के अलावा। Mr. Gopal withdrew 20,000 for domestic use, यानी पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। From the given information answer the following questions। क्या क्या पूछा है? कैपिटल कितनी लगाई? 8 लाख। फिक्स्ड एसेट्स कौन से खरीदे? फर्नीचर और ये क्या खरीदा था? कंप्यूटर। फिर गुड्स कितने के खरीदे? 4 लाख के खरीदे, 2 लाख के खरीदे, 6 लाख हो गए। हु इज द क्रेडिटर? सतीश। सतीश जिससे उधार पे खरीद के लाए, ये रहा 2 लाख। सही बोला ना बच्चों? आगे क्या बोला है? हु इज द डेटर? जिसको सामान उधार पे बेचा होगा वो। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस? तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस में बच्चों आप परचेज भी जोड़ेंगे। क्या करेंगे? परचेज भी जोड़ेंगे और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं उसे भी जोड़ेंगे। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ये रहा 20,000। व्हाट इज कैश सेल, क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल?
तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कैश सेल कितने की हुई, क्रेडिट सेल कितने की हुई और टोटल दोनों का मिला के आ जाएगा। आगे बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, तो ये जो सामान जल गया वो क्या हो गया, लॉस। समझ में आया? इसको करोगे घर पे एज अ होमवर्क। हाँ बोले, क्रेडिटर ये हुआ, मैं बताती हूँ बच्चे, वेट करो। सब्सिक्वेंटली ही बॉट सम गारमेंट्स 2 लाख फ्रॉम सतीश, तो सतीश से सामान खरीदा यानी वो हमारा क्रेडिटर हो गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और कितने रुपए देने हैं उसको, 2 लाख रुपए, राइट। अब आगे पूछा है डेटर कौन है, डेटर भी पूछा है ना, तो जिसको हमने उधार पे सामान बेचा होगा। लेटर ऑन सम गारमेंट्स वर सोल्ड, यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाँ राजेश को, ये रहा, तो ये राजेश हमारा डेटर हो गया। 1.5 लाख रुपए का उसको सामान बेचा उधार पे, तो 1.5 लाख का डेटर हो गया कौन, राजेश। समझ में आया? इसको सॉल्व करके आओगे, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर ले लो इसकी, इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है आपने। मैंने वैसे पूरा करवा ही दिया, क्या ही होमवर्क है, बट लिख के आना है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आपके 2 चैप्टर खत्म होते हैं। फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म हुआ तब भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको समराइज करना है। अब आपने वैसे ही इस चैप्टर को भी समराइज करना है। जितने भी 40-45 डेफिनेशंस हमने किए हैं, मेरे को वो हैंड रिटन शॉर्ट में चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी डिटेलिंग लिखनी है। मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ कि एसेट क्या होता है, जिसको हम ओन करते हैं, जो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे सकता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है और वो मेजरेबल होती है, बस। हाँ, चार्ट बनाओ, टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल, टेंजिबल जिसका फिजिकल फॉर्म है, इनटेंजिबल जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। इस तरीके से आपने अपनी भाषा में एज अ होमवर्क चैप्टर की समरी बनानी है। ऐसा करने से होगा क्या कि चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, प्लस लिखी हुई चीज ना हमेशा बहुत जल्दी याद रहती है बच्चों, ठीक है। तो आप अपना हैंड रिटन समरी सबमिट करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पक्का। ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा। आई विल शेयर दिस पीपीटी। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो भी ये पीपीटी नीचे डली होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। So that's all for the day. I hope you guys are enjoying and learning properly. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.